गुजरात हिमाचल चुनाव के नतीजों से जुड़े तमाम एंगल को हम खंगाल रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने राहुल फैक्टर की बात की, लेकिन टुनाइट विद दीपक चौरसिया में अब हम थोड़ा आगे लेकर चलेंगे और बात करेंगे 2019 की, जिसका सेमीफाइनल गुजरात चुनाव को माना जा रहा था। सेमीफाइनल में बीजेपी की कामयाबी और राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस की शिकस्त के बाद सवाल ये है कि 2019 में क्या होगा। कांग्रेस को उम्मीद थी कि वो गुजरात का किला फतह कर लेगी और इस पर पूरे विपक्ष की नजर थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अकेले अपने दम पर न सिर्फ कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेरा, बल्कि ये भी है कि बीजेपी का मिशन कांग्रेस मुक्त भारत आगे भी जारी रहेगा। ऐसे तमाम सवालों पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि गुजरात हिमाचल में जीत के साथ ही आज कैसे पीएम मोदी ने 2019 का एजेंडा भी सेट कर दिया। 2014 मई में लोकसभा के चुनाव के बाद इस देश में विकास का एक माहौल बना है, विकास की भूख जगी है, सरकारों की प्रायोरिटी विकास बनता चला गया है। भाजपा आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन देश को विकास के रास्ते से डिरेल करने की हरकतें कृपा करके मत कीजिए। ये मेरे लिए डबल खुशी का माहौल है कि मेरे जाने के बाद मेरे साथी गुजरात का विकास करने में कोई कमी नहीं रखी। कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ दिखती थी कि मैदान में है, लेकिन उसके सिवाय इतनी ताकतें लगी हुई थी कि एक बार गुजरात में गिरा दो। 2019 के लिए पीएम मोदी ने विकास का एजेंडा सेट कर रखा है, लिहाजा उन्होंने गुजरात में जाति की राजनीति करने वालों पर आज करारा हमला किया। उनके निशाने पर थे राहुल गांधी और उनके 3 युवा सिपासलार। सत्ता भूख के कारण इस चुनाव में कुछ लोगों ने, मैं आज यहां किसी की आलोचना करने नहीं आया, लेकिन मैं गुजरात को कहना चाहता हूं, पिछले कुछ महीनों में फिर से एक बार जातिवाद के बीज बोने के जो प्रयास हुए हैं, जिसको गुजरात की जनता ने नकार दिया है, इसलिए वो अभिनंदन के पात्र है। बीते कुछ महीनों में कुछ लोगों ने अपने खेल खेले, आपने उसे सफल नहीं होने दिया, लेकिन आगे वो अपनी हरकतें छोड़ेंगे नहीं। 2019 की बड़ी तस्वीर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं कि गुजरात हिमाचल में जीत के बाद बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत के सपने की ओर 2 कदम कैसे आगे बढ़ गई। गुजरात हिमाचल में जीत के बाद देश के नक्शे पर बीजेपी की स्थिति क्या है, ये देखिए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, गोवा, हिमाचल, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश समेत बीजेपी कुल 14 राज्यों में सरकार में है, जबकि जम्मू कश्मीर, बिहार, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड समेत 5 राज्यों में बीजेपी सहयोगी दलों के साथ सत्ता में है। इस तरह से कुल 19 राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार है। इन राज्यों की कुल आबादी देश की आबादी का करीब 69% है। जबकि अगर कांग्रेस की बात की जाए तो वो सिर्फ 5 राज्यों में है। पंजाब, कर्नाटक अभी चुनाव में जाने वाला है, पंजाब हाल ही में जीते हैं, मेघालय जिसकी फीसदी सिर्फ 0.24 है, मिजोरम जो 0.09% का है और पुडुचेरी जो 0.10% का है। ये 5 राज्य है जिनमें अभी सरकार में दिखाई दे रही है और कर्नाटक से बेहद प्रबल है कि वहां पर जो 2018 में चुनाव होने हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी सफल हो जाए, क्योंकि कांग्रेस बड़े एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है।
तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मीम अफजल साहब हैं, जो कि कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ विनय सहस्त्रबुद्धे जी है, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, पार्टी के उपाध्यक्ष है। और साथ ही साथ हमारे साथ धीमंत पुरोहित है अहमदाबाद से, और अहमदाबाद से ही हमारे साथ बने हुए हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जी। विनय सहस्त्रबुद्धे जी, क्या 2019 का रास्ता और आसान हो गया है अब? विनय सहस्त्रबुद्धे जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास, आपकी ऑडियो के साथ कुछ दिक्कत आ रही है। मीम अफजल साहब के पास चलूंगा। मीम अफजल साहब, कांग्रेस की इस हार के बाद, जिस पर उनकी काफी नजरें थी विपक्षी दलों की कि राहुल जीतेंगे, राहुल मैच्योर हो रहे हैं, राहुल आगे बढ़ेंगे, आपको नहीं लगता कि विपक्षी दलों में हताशा फैलेगी और लोग और डिमोरलाइज होंगे विपक्ष के कि मोदी का कोई विकल्प नहीं है, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू मोदी एंड बीजेपी? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमारी हार नहीं हुई है, इस हार में भी हमारी जीत छुपी हुई है, और वो इसको मैं आंकड़ों से साबित करूंगा, 1 मिनट के अंदर पता लग जाएगा आपको। देखिए 2014 के चुनाव में इसी गुजरात के अंदर, और यहीं के चीफ मिनिस्टर मोदी जी जब आए थे, तो बड़ी जबरदस्त एक हवा थी, और इसमें कोई शक नहीं, उस हवा के नतीजे में वो जीते भी। गुजरात के अंदर जितनी पार्लियामेंट की सीटें जीती उन्होंने, उसकी अगर असेंबली सीट्स लगाए तो 162 सीटों पर वो जीते थे। और अभी अमित शाह जी ने ये कहा था कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू देते हुए कि 162 सीटें हमारी आएंगी, लेकिन मैं उसको और लिबरलाइज करता हूं, और 150 का मेरा दावा है कि इससे कम एक भी सीट नहीं आएगी। और उनको 99 सीट्स आई। गोया 162 से 99 पर आ गए। मैं ये समझता हूं कि बीजेपी की जीत नहीं है, मोदी जी की मकबूलियत में इजाफा नहीं है, कमी हुई है, और ये बीजेपी की हार है। अपना मैं बता दूं कि हम पिछले चुनाव में बहुत बुरी हालत में थे, तब भी हमको 61 सीटें आई थी। वोट का परसेंटेज बीजेपी ने भी बढ़ाया है, हमने भी बढ़ाया है, लेकिन जो हमारा और उनका मार्जिन है वो बड़ी हद तक कम हुआ है। और हमने 61 से अपनी जो उसमें भी 13 हमारे एमएलए तोड़ दिए गए थे, तो हम ये मानते हैं कि 13 वो बीजेपी के खाते में थे। तोड़ नहीं दिए गए थे, तोड़ नहीं दिए गए थे, और राहुल गांधी से नाराज होकर चले गए थे। जीते, लेकिन ठीक है, वो हमारे से नाराज होकर गए, लेकिन किन परिस्थितियों में गए वो भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। वो राहुल गांधी से नाराज नहीं थे, असल में तो वो इनसे बहुत खुश थे, इसलिए इनके साथ चले गए। तो 61 से हम 80 पर आए हैं। हमने अपनी सीटें बहुत बढ़ाई हैं, बीजेपी ने अपनी सीटें कम की हैं। जीत हार ये अलहदा बात है। आपने एक जुमला बोला कि जीत गए, मेरा ख्याल है वो बड़ा मशहूर एक जुमला है कि जो जीता वो सिकंदर। तो जब सिकंदर जीत गया तो मेरा ख्याल है फिर डिस्कशन या एनालिसिस की कोई गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन अगर एनालिसिस करेंगे तो आपको सब चीजों का एनालिसिस करना ही होगा। मैंने इस चीज का एनालिसिस 8 बजे में कर दिया है कि क्या राहुल गांधी मजबूत होंगे, और इस हार में कांग्रेस की। लेकिन बॉलीवुड का एक बड़ा फेमस गाना है, मैं आपको याद दिला दूं मीम अफजल साहब, आप भी बॉलीवुड के बड़े शौकीन हैं, कि सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। तो ये सिकंदर और पोरस की लड़ाई है। हालांकि पोरस ने किस तरह की फाइट दी थी सिकंदर को हम सब जानते हैं, लेकिन सिकंदर उसे कहा जाता है जो जीतता है। विनय सहस्त्रबुद्धे जी, मैं आपको जोड़ना चाहूंगा। मीम अफजल साहब कह रहे हैं कि इस हार में उनकी जीत है, लेकिन क्या उनको 2019 में अपनी हार नजर आ रही है? देखिए, मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे रहा था। मीर अफजल साहब ने, स्वाभाविक है ऐसा वर्णन करना, क्योंकि सकारात्मक दृष्टि से ही किसी ने भी देखना चाहिए, और इसलिए इस हार को अगर वो हार नहीं मान रहे तो वो उनकी क्षमता है उस पद्धति से सोचने की। मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर मैं निश्चित रूप में ये कहना चाहूंगा कि 2019 के लिए जो एक लॉन्चिंग पैड के रूप में हिमाचल प्रदेश और गुजरात की जीत को देखा जा सकता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, जिसका जिक्र अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने पार्टी कार्यालय में किए हुए भाषण में किया था, कि इस देश में पहली बार
भारतीय जनता पार्टी ने विकास को चुनाव का बिंदु बनाया है, चुनाव का मुद्दा बनाया है। और मैं मानता हूं कि जिस पद्धति से जाति का जहर घोलने की कोशिश और गुजरात में विपक्ष के लोगों ने की थी, उसको इस चुनाव में एक जवाब मिल गया है। और मैं मानता हूं कि 2019 तक हमारी यात्रा इसी पद्धति से विकास के मुद्दे को केंद्र बिंदु बनाते हुए चलती रहेगी। देश का मनमानस भी बदला है। इतना जहर घोलने के बावजूद भी लोगों ने जाति और कम्युनिटी के आधार पर वोटिंग करने से खुद को बचा के रखा है, रोका है, क्योंकि वो विकास के बिंदु में निश्चित रूप में अपना एक सुनहरा भवितव्य देखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो भी परफॉर्मेंस है, ये पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, ये बात हम करते हैं, इन्होंने कभी नहीं की। पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, ये बात हम करते हैं, ये तो डायनेस्टी से बाहर आने के लिए तैयार नहीं। तो मैं मानता हूं कि विकास की राजनीति की तरफ देश तीव्र गति से निकल पड़ा है। यही गुजरात के चुनाव ने अंडरस्कोर किया है, अधोरेखित किया है। जी महर्जन साहब, आप कॉन्टेस्ट कर रहे थे विनय सहस्त्र मुद्दे की बात का, लेकिन उन्होंने बड़ा इंटेलेक्चुअली प्रूव किया है कि नहीं, इसमें कैसे हार है इसको आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। स्वांतः सुखाय जो है वो बड़ी गलत चीज है। आलोचना और समालोचना दोनों को झेलना चाहिए। देखिए जो हार है उसको हमने एक्सेप्ट किया है। जहां तक दो मुद्दों का सवाल है जो प्रधानमंत्री जी ने आज उठाए, पहला तो उन्होंने कहा कि हमारा विकास का एजेंडा पास हुआ और जो विकास के एजेंडे पे हमने चुनाव लड़ा था। ये बात सही है कि शुरुआत में उत्तर प्रदेश में भी और यहां गुजरात के अंदर भी विकास की बात शुरू की गई थी, लेकिन आखिर में आते आते आप ही तमाम न्यूज चैनल कह रहे थे कि एजेंडा कहीं गायब हो गया और दूसरी किसी सिमत में प्रधानमंत्री भी निकल गए और पूरा इलेक्शन निकल गया। मैं उसकी तफसील में जाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि वही पुरानी राजनीति वापस आई और ये विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ा ही नहीं गया, इसलिए कि गुजरात के विकास को तो गुजरात के लोग चैलेंज कर रहे थे। दूसरी अहम बात, आपने कहा कि जात पात का जहर घोला गया। मैं ये पूछता हूं कि जब आप बिहार के अंदर महादलितों की बात कर रहे थे तो वो सोशल इंजीनियरिंग थी। जब आप कर्नाटक में अब आप लिंगायत की बात कर रहे थे तो वो सोशल इंजीनियरिंग है। जब आप जात पात के नाम पर जहर घोले तो उसको आप सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, और जब कोई दूसरी पार्टी किसी पिछड़ी हुई जात का साथ दे तो आप कहते हैं कि जात पात का हम जहर घोल रहे हैं। मैं समझता हूं इससे एक बात और सिद्ध होती है कि आप बुनियादी तौर पर दलितों और कमजोर लोगों के रिजर्वेशन के खिलाफ हैं और उसको दाएं बाएं से घुमाकर अपनी ख्वाहिश का इजहार बहुत बार कर चुके हैं। और आरएसएस ने तो बहुत खुलकर के कह दिया कि ये जो रिजर्वेशन का मसला है इस पर अब बहस होनी चाहिए खुली कि इसको खत्म किया जाए ना किया जाए। तो इन सब बातों से जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ही वक्त में एक ही तीर से कई शिकार करने की आदी हो गई है, लेकिन वो ये भूल जाती है कि जब वो जात पात की बात करती है तो वो अपने आप को सबसे पहले देखे कि जब वो जात पात की बात करती है तो वो सोशल इंजीनियरिंग क्यों हो जाती है। और जब दूसरे बात करें और जायज बात करें, आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने जात पात की। हकीकत यह है कि आपने वहां पर पाटीदार लोगों के नाम पर दूसरे लोगों को भड़काने का काम किया। असल राजनीति और असल जात पात की राजनीति का जहर आपने उत्तर प्रदेश वहां गुजरात में घोला। ठीक है, और आप जवाब ले लो, माइनॉरिटी के साथ जवाब ले लो विनय सहस्त्र मुद्दे जी का जवाब ले लो। विनय जी जवाब दीजिए। पिछले 3.5 साल 4 साल से कर रहे हैं, वो किसी से छुपा हुआ है क्या? वो हमें अवसर देंगे तब ना। जी आपको अवसर है, पूरा अवसर है। देखिए अभी मीर साहब ने कहा, मुझे हंसी आती है कि आरक्षण के विषय पर कोई ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आपने आपके पार्टी का पूरा नेतृत्व एक विशिष्ट परिवार के लिए आरक्षित करके रखा है। ये तो वंशवाद की परिसीमा है
और फिर आप बोल रहे मतलब आरक्षण व्यवस्था का केंद्र बिंदु क्या है कि अवसर की समानता होनी चाहिए, हर किसी को अवसर मिलना चाहिए। यहां तो आपने एक आरक्षण बगैर बताए जनता को गुमराह किए इस तरीके से रख दिया है, और आप आरक्षण और सामाजिक न्याय की बात करते हैं। अरे भाई साहब, आपको पता होगा कि इस देश में समाज कल्याण मंत्रालय हुआ करता था। ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच थी कि जिन्होंने इस समाज कल्याण की जो एक कॉन्डेसेंडिंग मेंटालिटी है उसको दरकिनार करते हुए सामाजिक न्याय की बात कही। बाबा साहब अंबेडकर जी के विचारों पर चलने वाले हम हैं। आरक्षण की व्यवस्था हो, बाकी सारी चीजें हो, सामाजिक समता के लिए जैसे बाबा साहब ने कहा था कि नौकरी मांगने वाले मत रहो, नौकरी देने वाले रहो। ये नरेंद्र मोदी जी ने यही एजेंडा बनाया है, और हम मुद्रा के तहत कई सारे उद्यमी तैयार किए हैं जो आज नौकरी देने वाले बन रहे हैं। तो इन्होंने हमें वो पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं जो किसी एक विशिष्ट परिवार के लिए एक पद आरक्षित रखते हैं, वो एक गलत तरीके का आरक्षण दे रहे हैं और अन्य लोगों को वंचित रख रहे हैं। रही बात जो भी कुल मिलाकर विकास का विषय, इन्होंने कहा कि विकास का बिंदु कहीं से कहीं गलत होगा। ये क्यों हो गया? ये हो गया इसलिए कि जो गैर संवैधानिक था, जो भी पाटीदार समाज के लिए आरक्षण की बात है, आरक्षण हम भी चाहते हैं, किसी पर अन्याय न हो, यही हमारी धारणा है, मगर जो संविधान को मंजूर नहीं है वो बातें इन्होंने आश्वासन में कही, वो बातें इन्होंने कहा कि नहीं नहीं इसके आधार पर हम करेंगे। ये जनता को गुमराह करने की कोशिश है। जनता समझती है, इसीलिए जनता ने सोचा कि भैया आप विपक्ष में ही रहो, वही ज्यादा ठीक है। मीम अफजल साहब जवाब दीजिए, क्या आपकी राजनीति वंशवाद की राजनीति नहीं है? क्या आप समानता और बराबरी की बात करते हैं जो गांधी परिवार के व्यक्ति को हमेशा अध्यक्ष बना देते हैं? वैलिड पॉइंट्स उठाएं। ये आखिरी तीर है जो भारतीय जनता पार्टी का जवाब नहीं होता तो वो रिजर्वेशन दलितों से उठ करके और हमारी वंशवाद की राजनीति पर चला जाता है। ये सवाल हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं। इनके हर प्रवक्ता को ब्रीफिंग यही होती है कि नेहरू गांधी पहलवी पर पूरा अटैक करना है। और आप तो एक बात बताइए, अगर हम वंशवाद कर रहे हैं तो आप भी तो वंशवाद करते ही हैं। आप तो पिछले 90 साल से वंशवाद कर रहे हैं। आपका भी तो एक परिवार है। क्या अपने परिवार के बारे में आपने कभी सोचा है? हमने तो कभी उस पर सवाल नहीं उठाया। आप उस परिवार को साथ लेकर के चलते हैं जो कहता है कि हम सियासत में नहीं है, लेकिन मुकम्मल तौर पर सियासत करते हैं। इस पूरे गुजरात के इलेक्शन में वो तमाम लोग जो कहते थे हम सियासत नहीं करते हैं, वो आपके वर्कर बन के घूम रहे थे या नहीं घूम रहे थे? कोई इससे इनकार कर? 3 लाख लोग दूसरे प्रदेशों से गुजरात के अंदर जाकर काम कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने 41 सभाएं की, अमित शाह जी ने 35 सभाएं की, 200 एमपीज लगे हुए थे, 40 मिनिस्टर्स लगे हुए थे, 1000 से ज्यादा एमएलएस लगे हुए थे। ये सारी फौज किसकी मुखालफत कर रही थी? सिर्फ एक आदमी की, जिसके बारे में ये खुद ही कहते हैं कि उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, और वो है राहुल गांधी, जिनकी कोई हैसियत नहीं है। जब उन्होंने अपनी हैसियत दिखाई तो आपकी पूरी फौज लगाने के बाद भी आप पिछली ट्रॉली से 17 सीट कम आ गए और हम उतने सीटें बढ़ गए। आप मुझे बताइए, 17 नहीं, सॉरी, आप तकरीबन 16 सीटें आप कम हो गई हैं आपकी। तो मुझे बताइए कि विकास की राजनीति थी, अगर कामयाबी थी और हमारी पॉलिसीज गलत थी तो हम क्यों बढ़े और आप क्यों घटे? इसका जवाब दे दीजिए कि आपकी सीटें कम क्यों हुई? क्या ये नरेंद्र मोदी जी की मकबूलियत और पॉपुलैरिटी में कमी आई है? ठीक है, मैं जवाब ले लूं, मैं जवाब ले लूं, में कमी आई है? विनय सहस्त्रबुद्धे जी का जवाब ले लूं। मीम अफजल साहब, आपने तो पॉइंट रख दिया। विनय सहस्त्रबुद्धे जी, इनका आरोप है कि वंशवाद आपके तर्कश का आखिरी तीर है। देखिए, वो जिस परिवार का उल्लेख कर रहे हैं वो हमारे समविचारी संगठनों का परिवार है। अभी संगठनों का एक परिवार होना, हम तो पूरे वसुंधरा को, पूरे विश्व को ही परिवार मानते हैं। तो ये जो सोच है वो अलग है, और एक किसी घराने के प्रति इनकी जो निष्ठा है, इस परिवार में 2 लोग शहीद हुए प्रधानमंत्री, ये मत भूलिए कभी भी। इस पर कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, इस पर कोई जवाब देने की और आपके परिवार ने आज तक कोई शहादत नहीं दी है।
चलिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो शहादत थी, अब ये उनको क्या स्मरण दिलाए। मतलब देश की एकात्मता के लिए उन्होंने शहादत दी जब प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सब देश जानता है, इतिहास जानता है। और शहादतों को राजनीतिक एक पूंजी बनाने की राजनीति हम नहीं करते। ये तो बहुत घिनौनी मानसिकता है, ये तो बहुत संकुचित संकीर्णता है। मगर हम इस पद्धति से नहीं सोचेंगे। मैं दूसरी बात ये कह रहा था, आपकी पार्टी तो तारीख के अंदर जितनी भी शहादत है उसको अपनी बबूती बनाते हैं। हम तो सबको अपना अभी एक फिल्म के बारे में आपकी क्या राय है जिसके ऊपर बड़ा विवाद हुआ? आप भी मान लीजिए, आप भी मान लीजिए। वो कुर्बानी तो आप अपने नाम में लिखवा रहे हैं ना। चलिए, थोड़ी गंभीर चर्चा करिए मीर साहब। तो पुरानी शहादतों का आप जिक्र करते हैं, आप तो पूरी हिस्ट्री को कोट करके उसका हिसाब मांगते हैं लोगों से। जवाब ले ले मीर अफजल साहब, जवाब ले ले, जवाब ले ले। गर्मा गर्म बहस और हो जाएगी। मैं चाहता था थोड़ी इंटेलेक्चुअल हो जाए। विनय सहस्त्रबुद्धे जी, जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, गर्मागरम से हम कोई कतराते नहीं, मगर वो ट्रैक पर तो रहे ना। ये ट्रैक छोड़कर कहीं कहीं घूमने के लिए बीच बीच में जा रहे हैं। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा था, इन्होंने कहा कि इतनी सीटें कम क्यों हो गई। मैंने जैसे पहले बताया कि देखिए, राजनीति एक प्रक्रिया है और उसमें जनमानस को बांधते बांधते आगे बढ़ना होता है। और इस प्रक्रिया में जनता को जो प्रिय है उन्हीं चीजों को उनको परोसना, ये एक लोक लुभावन राजनीति है, पॉपुलिज्म है। और इन्होंने लगातार यही किया। इनको दूसरी आदत ही नहीं है। मुझे बताइए, इनके कौन से मैनिफेस्टो में सबका साथ सबका विकास का सूत्र था? इन्होंने कभी ये अभी अहमदाबाद की बीआरटीएस का उदाहरण लीजिए। इनके भी राज्य, कई राज्यों में थे, इनका शासन था। देश में एक भी बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम सफल नहीं है। अहमदाबाद की सफल क्यों हो पाई? ये सुशासन का नतीजा है, ये विकास का नतीजा है। ऐसे ढेर सारे उदाहरण मैं दे सकता हूं। मेरे कहने का मतलब है कि हम पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की जब बात करते हैं तब ये चर्चा के लिए सामने आते ही नहीं। ये पॉलिटिक्स ऑफ पैशन पर जाते हैं। और पैशन कौन सी? जाति की। पैशन कौन सी? आरक्षण की। मैं मानता हूं जनता अब इस पद्धति की राजनीति से उब गई है। इसीलिए जनता ने तय किया कि वो बीजेपी के साथ ही पुनः खड़े रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनय सहस्त्रबुद्धे जी। मुझे पता है आपको 9:30 बजे जाना है, लेकिन ब्रेक के बाद मैं मीम अफजल साहब से जरूर पूछूंगा कि गब्बर सिंह के बारे में कहा जाता था कि 50-50 कोस दूर जब बच्चा रोता है तो लोग कहते हैं चुप हो जा बच्चा वरना गब्बर सिंह आएगा। आज वो गब्बर सिंह भी इन चुनाव में जो मुद्दा बनाने की कोशिश की गई वो फुर हो गया, यानी गब्बर सिंह भी शर्मा गया। ऐसा क्यों हुआ, जानेंगे मीम अफजल साहब से ब्रेक के बाद। तो हम बात कर रहे हैं क्या मोदी के लिए 2019 का रास्ता आसान हो गया। गब्बर सिंह टैक्स ये कहा था राहुल गांधी ने, और गब्बर सिंह एक इमेजिनरी कैरेक्टर था जो शोले फिल्म में आया था और जिसका बेहद आतंक था। शायद इसीलिए राहुल गांधी ने गब्बर सिंह टैक्स कहा था। लेकिन मनीष भाई, आपको नहीं लगता कि आज गब्बर सिंह का जो सो कॉल्ड कैरेक्टर था वो भी शर्मा रहा होगा कि मेरे डर को तो राहुल गांधी ने खत्म कर दिया? उस नाम से ही दहशत खत्म हो गई ऐसा लगता है दीपक भाई। और जहां तक बात करें कि विकास को लेकर जो गुजरात में राजनीति हुई, विकास को लेकर जो नाम चला, विकास को लेकर जार्गन बन गया, हूं विकास छू गुजरात विकास छू, जो मॉडल हूं छू विकास गुजरात छू विकास। तो ये सारी जो बात चली और उसको लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी ने टीका टिप्पणी की, विकास पागल हो गया है, तो ये सारी बातें मुझे ऐसा लगता है कि इसने सबसे बड़ा रोल प्ले किया। और उसके बाद लगातार एक के बाद एक जो बयान आते गए उसने प्रचंड नुकसान किया है कांग्रेस का। हालांकि अंतर कम हुआ है, इस बात से मीम साहब खुशफहमी में रह सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर 2019 की डगर राहुल गांधी को देखनी है तो वाजपेयी जी की वो कविता दीपक भाई आपको भी याद होगी जो उन्होंने, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल की कपाल पर लिखता हूं गीत नया गाता हूं। इस सोच के साथ राहुल गांधी को आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये अग्निपथ है। और अगर इस अग्निपथ में राहुल गांधी
बढ़ना चाहते हैं पूरे दमखम के साथ, क्योंकि बीजेपी की राजनीति का एक ही उपाय है जिसका नाम नमो है। तो जब भी कोई समस्या हो उसका एक ही उपाय बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी की राजनीति को दिखता है, वो है नरेंद्र मोदी। उसके सामने अगर टिकना है, उसके सामने आगे बढ़ना है तो ये अग्निपथ है, और इस अग्निपथ पर चलने के लिए राहुल गांधी को दमखम के साथ एक नई ऊर्जा के साथ उतरना होगा। नई जिम्मेदारी है और इसी को लेकर आगे बढ़ना होगा। मनीष भाई, वो क्या डायलॉग है अग्निपथ का, ले शपथ कर शपथ, क्या बोलते हैं उसको? ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, खून से लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। चलिए, अग्निपथ है राहुल गांधी के लिए। लेकिन मोहम्मद साहब, एक इंटरेस्टिंग बात आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अटल जी की एक कविता है, ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। लेकिन कर्तव्य पथ पे राहुल गांधी को जैसे ही मिलता है तो कभी वो इटली चले जाते हैं, कभी वो थाईलैंड चले जाते हैं, कभी वो विपाशना पे चले जाते हैं, कभी वो सिक लीव ले लेते हैं। तो मतलब ये राहुल गांधी कब सीख पाएंगे कि कर्तव्य पथ पर उनको लगातार चलना होगा, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स से काम नहीं चलेगा? देखिए, ये इल्जाम काफी पुराना हो गया और आप जैसा सीनियर आदमी आज अगर उसको फिर से दोहरा रहा है। कोई पुराना इल्जाम नहीं है, इसके बाद कोई पुराना इल्जाम नहीं है, बिल्कुल नया इल्जाम है। इस गर्मी की छुट्टी में राहुल कहाँ गए थे? हम बच्चे थे तो नानी के घर जाते थे, वो भी चले गए, मैं उसको कोई बुराई नहीं मानता हूँ। लेकिन जब पार्टी को उनकी जरूरत होती है वो चले जाते हैं। अब देखिए, नानी के घर जाना तो कोई गुनाह नहीं है। नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ गुनाह है, मैं कहाँ कह रहा हूँ, हम तो बचपन में जाते थे। नहीं जाएंगे और नहीं जाएंगे तब भी आपका तबसरा शायद यही हो। नहीं, मेरा ऐसा कोई व्यक्तिगत तबसरा नहीं होता, मैं तो उस बात को कह रहा हूँ जिसको विपक्ष में मुद्दा बना नहीं है, वरना मैं इस उम्र में भी नानी के घर जाता। चलो, खुशकिस्मत है वो कि उनको नानी का प्यार अभी तक मिलता है। को तो मुद्दा बनाने के लिए एक पूरा समुदाय लगा हुआ था। देखिए, विपक्ष को मुद्दा बनाने के लिए तो पूरा एक समुदाय, पूरी फौज थी जो लगी हुई थी, और पिछले 3.5 साल के अंदर वो यही काम कर रहे थे कि किसी भी तरह से राहुल गांधी को उभरने मत दो। लेकिन वो कहते हैं कि ना कि जितना दबाया उतने उभरे हैं, और इतने उभरे कि गुजरात के अंदर आप देख रहे हैं आज सुबह से। इसीलिए अध्यक्ष बनने में 13 साल लग गए उनको, और मेरा ख्याल है इसीलिए अध्यक्ष बनने में 13 साल लग गए उनको। आप समेत सभी ने ये बात मानी है, सभी ने ये बात 13 साल क्या, मैं समझता हूँ 23 साल भी लगते हैं। नहीं, जब उनसे पूछा गया था, यहाँ तक जब उनसे पूछा गया था कि राहुल गांधी 35 के आसपास थे और वो प्रधानमंत्री बन गए, तो बोले उनकी काबिलियत अलग था, मेरी काबिलियत अलग है। तो मतलब राहुल गांधी को खुद पे डाउट था। नहीं, खुद पर डाउट की बात नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपने कहा 13 साल में वो यहां तक पहुंचे, मैं तो बता रहा हूं आपको 13 साल में वो कहां तक पहुंचे। कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और उसके बाद जो पिछले अभी चुनाव के अंदर आप सब लोग मान रहे थे कि राहुल गांधी का परफॉर्मेंस जबरदस्त है। अमेरिका में उनकी स्पीच के बाद से ये नैरेटिव बदला जो उनके बारे में बनाया जा रहा था, और सोशल मीडिया जिसके अंदर हम यकीनन थोड़ा पीछे थे, जब हमने उसको आगे बढ़ाने का काम किया और सोशल मीडिया पर तवज्जो दी, तो आपने देखा कि राहुल गांधी के लाखों फॉलोअर्स बन गए, उसी तरह से जैसे एक जमाने में नरेंद्र मोदी जी के बन रहे थे। और मेरा ख्याल यह है कि पिछले 6 महीने में जिस तरह से सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में टिप्पणियां की गई हैं, जिस तरह के जोक्स आए हैं, मेरा ख्याल है उन्होंने तो राहुल गांधी के ऊपर आने वाले जोक्स को भी फेल कर दिया। तो मैं ये नहीं कहता हूं तो कि इससे सब कुछ चलता है, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि कल तक सिर्फ किसकी सीक्रेट आर्मी है। नहीं, देखिए मीमोत्सव साहब, मैं मनीष भाई से थोड़ा डिफर करता हूं, क्योंकि मेरा एक मानना है, मेरा ये मानना है कि जंग और मोहब्बत में सब जायज है, चाहे सीक्रेट आर्मी हो, चाहे ओपन आर्मी हो, चाहे सीक्रेट फाइल हो, चाहे ओपन फाइल हो, सब ओपन है। ये पब्लिक लाइफ है, यहाँ परसेप्शन मैटर करता है। देखिए, अगर मैं आपकी इस बात को मान लूं तो जो कुछ प्रधानमंत्री जी ने आखिर में कहा, जिस तरह के इल्जाम उन्होंने साबिक प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर लगाए, वाइस प्रेसिडेंट
अंसारी साहब पर लगाए, सेना के चीफ के ऊपर लगाए, तो मेरा ख्याल है अगर इसके नैरेटिव को मैं देखूं, अगर आपकी इस बात को मान लूं तो ठीक है। तो इसलिए तो फिर जो मणिशंकर अय्यर ने कहा था, जिस पर हमने उनको पार्टी से निकाल दिया, तो उसके बारे में भी आप यही कह सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एक तहजीब याफ्ता कोशिश की है कि तहजीब याफ्ता राजनीति की जाए, लेकिन पोलराइजेशन की जो राजनीति है, आप मुझे बताइए कि पोलराइजेशन की राजनीति जो हो रही है आज की तारीख में, अभी हमारे जो दोस्त भारतीय जनता पार्टी के चले गए जिम्मेदार और बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि हम राजनीति दांत पात की कर रहे हैं और लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, जहर फैला रहे हैं। आप मुझे बताइए कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पिछले 3.5 साल से जिस तरह का नैरेटिव दे रही है, जिस तरह की बातें करती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी को यह बताने की कोशिश करती है कि अगर उसको खतरा है इस देश के अंदर तो सिर्फ इस माइनॉरिटी कम्युनिटी से है। क्या यह सच नहीं है? क्या यह बांटने की साजिश नहीं है? क्या यह किसी नेशनल पार्टी को जेब देता है कि बात तो करें सबका साथ सबका विकास, और असल में उनका नारा यह है कि कुछ का साथ और बाकी सबका विनाश। जो कमजोर दलितों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हो रहा है, अफजल साहब, आपका ये नैरेटिव टिकेगा नहीं, खिलाफ है। आपका ये नैरेटिव टिकेगा नहीं। सुनिए, आपका ये नैरेटिव इसलिए नहीं टिकेगा क्योंकि आर्गुमेंट के तौर पर मैं राहुल गांधी का कोई आलोचक नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी का कोई आलोचक नहीं हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ, आप भी एक पत्रकार रहे हैं और देश के जाने माने उर्दू के पत्रकार रहे हैं। आप भी इस बात को समझते हैं कि गलतियों को पॉइंट आउट करना हमारा काम है, चाहे वो एक्स की गलती हो, वाई की गलती हो, सत्ताधारी की गलती हो, विपक्ष की गलती हो। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैंने आपके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की है, मैं तो बीजेपी पर टिप्पणी कर रहा हूं। देखिए, आपको तो जो काम करना है वो करें, आप बड़े शौक से करें। जब आप सवाल पूछते हैं तो हम भी कभी कभी आपसे सवाल पूछ लेते हैं, ये एक अलहदा बात है, और उतना हक तो सबके लिए होता ही है और आपकी तरफ से भी होता है। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं कि राजनीति जो आज हो रही है, जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, मैं सिर्फ एक पॉइंट को लेकर के कहता हूं कि इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। इस देश में एक कम्युनिटी को विलन बना करके खड़ा कर रहे हैं ये लोग, और ये देश की राजनीति के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। मैं खुद उसी कम्युनिटी से आया हूं, लेकिन मैं तो कभी ऐसी बात नहीं करता, मैं तो नहीं समझता। तो आप उस कम्युनिटी को हीरो बना देते, तो आप उस कम्युनिटी को हीरो बना देते। राहुल क्यों मंदिर मंदिर घूम रहे थे, मुझे बताइए ना। आप उस कम्युनिटी को हीरो बना देते, राहुल क्यों मंदिर मंदिर घूम रहे थे? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो राजनीति आज के दौर में चल रही है, अगर ये जरूरी है तो उसको करना होगा। जहां तक कभी किसी ने नहीं पूछा राहुल जी से कि आपका मजहब क्या है, आप कहां पैदा हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये सवाल करने शुरू किए, तो फिर ये बताना पड़ा कि वो कौन है और क्या है। इसलिए उन्होंने बताने का काम किया। जो लोग सुबह से शाम तक हर इस डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, इस सेकुलर स्टेट के अंदर आईन जहां पर लिखा हुआ है वहां पर अपना हर काम रिलीजन से शुरू करते हैं और उनके ऊपर कोई सवाल नहीं करता है। आज राहुल गांधी अगर तो राहुल गांधी भी कोई अलग नहीं है, राहुल गांधी भी वही कोशिश कर रहे थे गुजरात में। मीम अफजल साहब, राहुल गांधी भी वही कोशिश कर रहे थे गुजरात में, राहुल गांधी भी वही कोशिश कर रहे थे। आप कोई अलग नहीं है, आप दोनों पॉलिटिकल पार्टी, आप दोनों को वोट चाहिए। राहुल गांधी ने कभी किसी माइनॉरिटी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने कभी अपनी पॉलिसीज से यह जाहिर नहीं किया कि इस देश में जो कम्युनिटीज हैं वो लड़ने के लिए पैदा हुई हैं या लड़ेंगी। उन्होंने तो अभी अपनी प्रेसिडेंशियल एड्रेस में इस बात का खास तौर पर जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी मोहब्बत बांटने के लिए आई है, देश को बांटने के लिए नहीं आई है। हम नफरत की राजनीति नहीं करते, और कुछ लोग नफरत की राजनीति से यहां तक पहुंचे हैं। चलिए, मैं इस पर आपसे डिफर करता हूं, क्योंकि जब वोटों की बात आती है तो सब लोग किस तरह से बिहेव करते हैं सब अच्छी तरह समझते हैं, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। लेकिन धीमंत मेरे साथ जुड़े हुए हैं। धीमंत, क्या कारण था कि मोदी से नंबर 1 पे मोदी थे, नंबर 10 पे मोदी थे, नंबर 1 से लेकर 10 तक और कोई नहीं था। राहुल गांधी अगर आए तो बहुत देर से आए और 11वें नंबर पर आए।
इसमें कोई नहीं शक। दीपक, गुजरात की बात करें, गुजरात चुनाव की बात करें, आप गर्मा गर्म बहस कर रहे हैं कि क्यों बीजेपी 99 में सिकुड़ के रह गई है। मेरे पास एक मैसेज मेरे मोबाइल में आ रहा है, आपसे शेयर करना चाहूंगा कि दरअसल गुजरात के लोगों ने तो 150 सीटें ही दी थी बीजेपी को, और उसमें 28% जीएसटी और एग्रीकल्चर एजुकेशन सेस काट के जो बचा वो मोदी तक पहुंचा, वो 99 था। खैर, जोक्स अपार्ट, पर जहां तक मोदी और राहुल की ये जो कड़ी लड़ाई की बात करें, कड़ी टक्कर की बात करें, तो गुजरात में एक तरह से जैसे मनीष ने कहा अग्निपथ दिख रहा है, अग्निपथ की लड़ाई थी, पर गुजरात के लोगों ने इतनी समझदारी से ये वोट किया है। आज का जो वर्डिक्ट है उसमें गुजरात के विजिबल विकास को नकारने वाले राहुल गांधी को उन्होंने ग्राउंडेड कर दिया है। तो दूसरी ओर मोदी का विमान भी इतना ऊंचे नहीं उड़ने दिया है, बल्कि जिस तरह मोदी का सी प्लेन था इसी तरह एक लो हाइट पे 99 पे रखा है बीजेपी को और मोदी को। बावजूद इसके मोदी ने इस चुनाव से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया और इसी प्लेटफॉर्म से मोदी एक बिगुल बजा रहे हैं 2019 के लोकसभा चुनाव का, जो उनकी आज की स्पीच में भी हमें सुनाई दे रहा है। दीपक, दीपन, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या लैंग्वेज का ना जानना भी कांग्रेस के लिए मुसीबत बना, क्योंकि उनका सबसे पहला कैंपेन शुरू हुआ विकास पागल हो गया है। मैं शब्द बोलना नहीं चाहता हूँ, गुजराती में या हिंदी में इसको गाली माना जाएगा कि विकास गांडा हो गया छे। मुझे लगता है राहुल गांधी और कांग्रेस की एक सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिकल ब्लंडर थी गुजरात चुनाव में। गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां विकास न सिर्फ एक मुद्दा है बल्कि आम बात है। विकास यहां विजिबल है, कोई भी बाहर का आता है तो चकाचौंध हो जाता है। जैसे गुजरात की अहमदाबाद की बीआरटीएस की बात हुई, रिवर फ्रंट तो ऐसा है, आप भी यहां आते हैं तो सबसे पहले रिवर फ्रंट पे जाते हैं। और न सिर्फ रिवर फ्रंट और बीआरटीएस बल्कि शहर शहर गांव गांव तक 24 घंटे बिजली से लेकर सब तरह का विकास जो यहां है एक आम बात है। राहुल गांधी को ये विकास कैसा नहीं दिखा, उसको उन्होंने चुनौती दे दी कि यहां विकास है ही नहीं। मुझे लगता है गुजरात के लोग सबसे बड़ा अगर कांग्रेस को नकारने का मुद्दा रहा तो यही था कि जो यहां दिख रहा है वो राहुल गांधी को नहीं दिख रहा है, और यही एक बड़ा मुद्दा रहा गुजरात में। अलावा उसके आखिर में राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के कुछ लोगों ने जो मोदी की मदद की हो, तो मुझे लगता है मणिशंकर अय्यर कह सकते हैं उनके बयानों से मोदी को मदद मिली, और एक तरह से फिर एक बार 2007 में जैसे था वैसे ही मौत का सौदागर मोमेंट मोदी के लिए फिर वापस आया, और उन्होंने मणिशंकर के बयानों पे या फिर पाकिस्तान वाली मीटिंग को इस तरह खेला कि बीजेपी को एक बढ़त में ले गए। पर जैसे कि आप देखते हैं बीजेपी की जो उम्मीद थी वहां तक वो नहीं पहुंच पाया। इसमें भी कई कारण है, और सबसे बड़ा कारण हम कह सकते हैं कि गुजरात के लोगों को जो मैंने कहा समझदारी से उन्होंने वोट किया है, उनके दिल में जो जीएसटी से लेके कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके प्रति नाराजगी थी, बल्कि वो बीजेपी को उसके लिए नकारना नहीं चाहते थे, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस ने कोई ऑल्टरनेटिव मॉडल उनके सामने नहीं रखा था। तो बीजेपी उनकी मजबूरी थी, बीजेपी को रखना था, पर बीजेपी के घोड़े पर उन्होंने एक कस के एक लगाम भी लगाई है कि आप हमें टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। लेकिन ठीक है, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, लेकिन मीमोर्चे साहब आप इस बात से एग्री करेंगे कि अगर राहुल को सक्सीड करना है, अगर राहुल को सफल होना है, तो उनको राजनीति में कंसिस्टेंसी जरूरी है, और ऐसे भस्मासुरों का आपको कंट्रोल करना चाहिए। देखिए, कंसिस्टेंसी पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। देखिए, पहले भी कंसिस्टेंसी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। बहुत से लोग देश के बाहर जाते हैं, बहुत से लोग देश के अंदर कहीं जाते हैं, उससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। छुट्टी हिंदुस्तान में हर आदमी लेता है, आप भी लेते हैं, मैं भी लेता हूं। लेकिन चूंकि राहुल गांधी अगर कभी छुट्टी चले जाते हैं तो उसको जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जरिए से प्लेअप किया जाता है, उससे ऐसा लगता है जैसे उनको देश की कोई फिक्र ही नहीं है। फिक्र करने वाले सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और मोदी जी को कितनी फिक्र है देश की, वो उनके उस बजट से आप अंदाजा लगा सकते हैं जो अपने गैर मुल्की दौरों के अंदर खर्च करते हैं। आप जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री के हवाई जहाज के अंदर जर्नलिस्टों की एक टीम जाया करती थी, मोदी जी ने उसको बंद कर दिया। उन्होंने अपना फासला प्रेस से दूर कर लिया। ये एक अलहदा बात है, उसके बावजूद भी प्रेस का एक बड़ा हिस्सा उनके पीछे पीछे घूमता है। ये उनके लिए मैं कहूंगा तारीफ की बात है कि उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी मकनातीस लगी हुई है जिससे लोग आज भी चिपके हुए हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि राहुल गांधी जी कल भी सीरियस थे, आज भी सीरियस हैं और कल भी सीरियस रहेंगे। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे
कि जिस तरह से उन्होंने गुजरात के अंदर कांग्रेस को ऊपर ले जाने का काम किया है, वो पूरे देश के अंदर कांग्रेस को ऊपर ले जाने का काम करेंगे। और 2019 तो बहुत दूर की बात है, अभी तो 2018 के अंदर 4 चुनाव और होने हैं, अभी उनके अंदर भी मुकाबला होगा और इसी तरह की बहस का मौका हमको और आपको मिलेगा। नहीं, बहस का मौका तो मिलेगा। मोहम्मद साहब, आपने मुझे बोला कि बीजेपी आरोप सत्ता करती है राहुल गांधी और कितनी कमी, राहुल गांधी मौका देते हैं, राहुल गांधी मौका देते हैं। अगर आप चाहें तो 5 मिनट के अंदर में वो डाटा दे सकता हूँ कि पिछले 13 सालों में राहुल गांधी ने कितनी बार हॉलीडे मनाए हैं। और 3-3.5 साल से एक ऐसी राजनीति है जिसमें मोदी 24/7 काम करते हैं। इस अंतर को आपको भी समझना होगा अगर आपको लोगों का दिल जीतना है तो। देखिए, आपने कहा 13 साल आपके पास हिसाब होगा। हम तो कभी हिसाब नहीं रखा कि मोदी जी पिछले 13 साल में क्या क्या करते रहे। हमने तो कभी उसका ब्यौरा जो है वो किसी चैनल पर नहीं दिया, लेकिन आपने रखा। चूंकि आप जर्नलिस्ट हैं, आपके पास ब्यौरा होता होगा, लेकिन आपके पास यकीनन मोदी जी का भी ब्यौरा होगा कि पिछले 13 साल के अंदर उन्होंने क्या क्या किया और अपनी राजनीति में उन्होंने क्या क्या किया। मैं उस पुरानी चीजों को उधेड़ना नहीं चाहता हूं, खोदना नहीं चाहता, वहां से बहुत सारी चीजें ऐसी निकलेंगी जिस पर यहां डिस्कशन करना भी मुश्किल होगा। चलिए, पुरानी बातें पुरानी होती हैं, लेकिन मैं आपके इस बात को डिस्प्यूट नहीं करना चाहता, क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी के नाते आपको सवाल उठाने का अधिकार है। सिर्फ आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ, फिर मैं विराम लूंगा। बड़ा छोटा सा जवाब चाहूंगा। कब तक कांग्रेस पे आग लगी? घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये मणिशंकर अय्यर, कपिल सिब्बल, इस टाइप के आपके चिराग कब दूर होंगे? देखिए, ये एक नैरेटिव होता है। जहां तक मणिशंकर अय्यर साहब के बयान का ताल्लुक है, मैंने जब उसे देखा तो मुझे बड़ा शौक लगा, चूंकि वो एक फॉरेन सर्विस के बहुत मंजे हुए और बहुत सदे हुए डिप्लोमेट रहे हैं। और मैं जब सियासत से डिप्लोमेसी में गया तो लोगों ने मेरे बारे में एक बात अब कहनी शुरू की है कि आप बहुत संयम से बोलते हैं, आप अल्फाज का बहुत नपे तुले अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने डिप्लोमेसी से सीखा। लेकिन डिप्लोमेसी से जो लोग पॉलिटिक्स में आए, अगर वो ऐसा एक जुमला बोल दें जिससे पार्टी को भी नुकसान हो, खुद उनकी अपनी शख्सियत के ऊपर भी नुकसान हो, तो उसका नतीजा आपने देख लिया। यकीनन आपका ये सवाल बड़ा जायज है कि इस तरह के लोग अगर रहेंगे तो उससे नुकसान होगा। लेकिन इस तरह के लोग भारतीय जनता पार्टी में भी हैं। कम से कम 15 लोग ऐसे हैं जो हर तीसरे दिन कोई ना कोई ऐसा बयान देते हैं जो किसी भी हाल में इस देश की राजनीति के लिए सेहतमंद बात नहीं हो सकती, वो सेहत को खराब करने वाला हो सकता है। चलिए, मैं इमेज होती है। मैं आपकी दाद दूंगा, अगर मैं आपकी दाद दूंगा मुफद्दल साहब, एज ए स्पोक्स पर्सन, कि आपने बड़ी विपरीत परिस्थितियों में कांग्रेस का किला होल्ड करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन चलते चलते मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मणिशंकर इतने ज्ञानी है कि डिप्लोमेसी से राजनीति में आए, और किस किस बात के ज्ञानी है मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। लेकिन ये बात मैं जरूर कहूंगा कि उन्होंने कहा कि मुझे हिंदी नहीं आती और मैं इस बात की माजरात चाहता हूं। आप एक उर्दू के पत्रकार हैं और आप जानते हैं कि यह शब्द कितना डिफिकल्ट है, और उन्होंने ये कहा कि मैं इस बात की माजरात करता हूं कि जो मैंने कहा था वो गलत था। तो आप समझ सकते हैं कि कौन ज्यादा समझदार है, कौन कम। मैं अपने आप को अल्प ज्ञानी मानता हूं। इस बहस को यही रोकता हूं और इस बड़ी चर्चा में फिलहाल हम लोग एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए गुजरात चुनाव में सुपरहिट मोदी फैक्टर।